अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं शबान अनवर और आज का हमारा टॉपिक है वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फील्ड। इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि जब कोई बॉडी ग्रेविटेशनल फील्ड में मूव करती है तो ग्रेविटी उस पर कितना वर्क करती है। और सबसे अहम ये कि इस टॉपिक में हम प्रूव करेंगे कि जब कोई बॉडी ग्रेविटी में मूव करती है, ट्रैवल करती है ग्रेविटेशनल फील्ड में, तो उस पर ग्रेविटी जो वर्क करती है वो पाथ के इंडिपेंडेंट होता है, यानी वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता वर्क, ये कौन सा पाथ जो है वो फॉलो कर रही है बॉडी। और दूसरा ये कि एक क्लोज्ड पाथ में ग्रेविटी के अंदर जो वर्क होता है, जो ग्रेविटी उस पर करती है, वो ज़ीरो के इक्वल होता है। तो इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि हम ये प्रूफ करेंगे कि अर्थ की जो ग्रेविटेशनल फील्ड है या किसी भी मैस की जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो कंजर्वेटिव फील्ड है, यानी उसमें क्लोज्ड पाथ में जो वर्क होगा वो ज़ीरो के इक्वल होगा। तो स्टार्ट करते हैं। लेट्स सपोज कि एक बॉडी जिसका मैस m है वो पॉइंट A से पॉइंट B तक मूव कर रही है और पॉइंट B जो है वो पॉइंट एक के लिहाज से किसी हाइट पे मौजूद है। तो इस बॉडी को पॉइंट A से पॉइंट B तक मूव करवाने में ग्रेविटी जो है वो कितना वर्क कर रही है हम ये कैलकुलेट करेंगे। लेकिन पॉइंट A से पॉइंट B तक लेके जाने के डिफरेंट जो हैं वो पॉसिबल पाथ हो सकते हैं, यानी पॉइंट A से आप बॉडी को पॉइंट B तक डायरेक्ट लेके जा सकते हैं, आप पॉइंट A से बॉडी को पॉइंट D तक और फिर पॉइंट D से बॉडी को पॉइंट B तक लेके जा सकते हैं, या फिर पॉइंट A से बॉडी को पॉइंट C पे लेके जा सकते हैं और फिर C से आप उसे पॉइंट B तक लेके जा सकते हैं, या ये कि आप डायरेक्ट A से B तक मूव करवा सकते हैं। तो ये जो डिफरेंट पॉसिबल पाथ्स हैं इन सब के लिए जो वर्क डन होगा बाय ग्रेविटी वो हम कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि लेट्स सपोज बॉडी को पॉइंट A से D तक और D से फिर उस हाइट B पॉइंट तक लेके जाया जा रहा है। तो इस पाथ के लिए वर्क डन कितना होगा बाय ग्रेविटी। तो सबसे पहले हम इस पाथ को डिस्कस करते हैं। पाथ ए डी बी यानी इस रास्ते से बॉडी को लेके जाया जा रहा है बी तक। तो लेट्स सपोज ये जो वर्क होगा ए से बी तक जाने में के लिए डब्ल्यू ए डी बी के इक्वल है। तो इससे हम स्प्लिट कर सकते हैं दो पार्ट्स में कि यानी बॉडी को ए से बी डी तक लेके जाने में जो वर्क हो रहा है और डी से बी तक लेके जाने में जो वर्क हो रहा है, इन दोनों का सम लेंगे तो ये टोटल वर्क डन के इक्वल होगा डब्ल्यू ए डी बी के। तो हम कह सकते हैं डब्ल्यू ए डी बी इज इक्वल टू डब्ल्यू ए डी प्लस डब्ल्यू डी बी। डब्ल्यू ए डी क्या है, पॉइंट ए से डी तक लेके जाने में जो वर्क हो रहा है, और डब्ल्यू डी बी पॉइंट डी से बी तक लेके जाने में जो वर्क हो रहा है। तो हम जनरल फार्मूला जो अगर वर्क का लिखें तो डब्ल्यू ए डी इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा, डब्ल्यू डी बी इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा। यहाँ पे एफ वो फोर्स है जो कि मैस को मूव करवाने के लिए यूज़ हो रही है, और डी वो डिस्प्लेसमेंट है ए और डी के दरमियान में। इस केस में जो डी है वो डी और बी के दरमियान डिस्प्लेसमेंट है। तो डब्ल्यू ए डी बी इज इक्वल टू फोर्स यहाँ पे कौन सी होगी, एम जी के इक्वल, क्योंकि ग्रेविटी में अगर किसी बॉडी को ग्रेविटी जो है वो किसी बॉडी पे कितनी फोर्स लगाती है जितना कि उस बॉडी का वेट होता है। तो फोर्स इज इक्वल टू एम जी यानी उसका वेट, एंड डी डिस्प्लेसमेंट इज, इस केस में ए डी के केस में डिस्प्लेसमेंट कितना है, ए डी लाइन की जो लेंथ है, कॉज 90। थीटा की वैल्यू आएगी 90। थीटा की वैल्यू 90 क्यों आएगी, क्योंकि जो वेट है बॉडी का वो डाउनवर्ड है और डिस्प्लेसमेंट जो इस केस में कवर हो रहा है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है, दोनों में 90 का एंगल बन रहा है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में, तो कॉज 90 आएगा प्लस एम जी एच। इस केस में डी बी केस में डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा, एच के इक्वल। क्यों कि हम कहते हैं कि डी से बी तक लेके जाने में जो डिस्टेंस कवर हो रहा है वो हाइट एच के इक्वल है, यानी बी की हाइट के इक्वल है। तो एम जी एच कॉस 180 यानी थीटा की वैल्यू यहाँ पे 180 आएगी। 180 क्यों आएगी, क्योंकि
वेट जो है वो डाउनवर्ड है, यानी ग्रेविटी जो फोर्स लगा रही है वो डाउनवर्ड है, और इस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या है, अपवर्ड, यानी बॉडी अपवर्ड मूव करवा रही है, मूव कर रही है। तो डायरेक्शन क्या होगी डिस्प्लेसमेंट की, अपवर्ड। तो ये दोनों वेक्टर्स के दरमियान एंगल कितना बन रहा है, 180 का। तो थीटा की वैल्यू आएगी 180। सो एम जी ए डी कॉस 90 जीरो के इक्वल होता है, तो यहाँ पे जीरो आ जाएगा। कॉस 180 -1 के इक्वल होता है, -1 आ जाएगा, ये टर्म जीरो हो जाएगी। डब्ल्यू ए डी बी किसके इक्वल आएगा, -mg/h के इक्वल आएगा। तो ये फर्स्ट पाथ के लिए वर्क डन हमने फाइंड कर लिया, -mg/h के इक्वल आया। अब सेकंड पॉसिबल जो पाथ है वो ये है कि हम ए से सी तक और सी से बी तक मूव करवाएं, यानी पाथ ए सी बी फॉलो करें अगर। तो पाथ ए सी बी के लिए जो वर्क डन है, लेट्स सपोज डब्ल्यू ए सी बी है, उससे हम स्प्लिट करते हैं डब्ल्यू ए सी प्लस डब्ल्यू सी बी में, यानी ए से सी तक मूव करवाने में जो वर्क हो रहा है और सी से बी तक मूव करवाने में जो वर्क हो रहा है। तो उसी तरह जनरल फार्मूला लिख लें, एफ डी कॉस थीटा प्लस एफ डी कॉस थीटा। फोर्स वही है एम जी। ए सी पाथ की अगर बात करें तो कितना डिस्प्लेसमेंट है, एच के इक्वल, और थीटा फिर आएगा 180, क्योंकि बॉडी अपवर्ड मूव कर रही है, डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स यानी वेट है वो डाउनवर्ड है, तो कॉस 180 आएगा। सेकंड केस में डब्ल्यू सी बी में एम जी सी बी कॉस 90 आएगा, क्योंकि इस केस में भी सी से बी तक जो डिस्प्लेसमेंट है वो हॉरिजॉन्टल है और जो वेट है वो डाउनवर्ड है, दोनों में एंगल 90 का बन रहा है, तो यहाँ पे थीटा जो है वो 90 आएगा। कॉस 90 जीरो होता है तो सेकंड टर्म जीरो हो जाएगी, कॉस 180 -1 के इक्वल है, तो ये आ जाएगा -mg/h के। तो सेकंड जो पाथ हमने डिस्कस किया ए सी बी, उसमें भी जो वर्क डन है वो -mg/h के इक्वल आया है। पहले पाथ में भी ए डी बी वाले केस में भी वर्क डन -mg/h के इक्वल आया था। अब ये जो पाथ है पॉइंट ए से पॉइंट बी तक डायरेक्ट जो पाथ है, अगर इस पाथ को फॉलो करके बॉडी को बी पॉइंट तक पहुंचाया जाए तो फिर ग्रेविटी जो है वो कितना वर्क करेगी, इसे डिस्कस कर लेते हैं। तो पाथ ए बी के केस में कितना वर्क डन हो रहा है, तो यहाँ पे अगर हम उसकी डायग्राम ड्रा करें ए से बी, तो इसमें देखें जो डिस्प्लेसमेंट है वो स्ट्रेट पाथ नहीं है, तो इसको कैसे हम टैकल करते हैं इस प्रॉब्लम को, हम इस पाथ के एलिमेंट्स बना लेते हैं, ठीक है जी। और फिर हर एलिमेंट को दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर लेते हैं, यानी लेट्स सपोज ये जो डिस्प्लेसमेंट है फर्स्ट पाथ एलिमेंट का ये d1 है, तो इसके कंपोनेंट्स हम इसको कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर लेते हैं। ये जिसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है लेट्स सपोज दिस इज x1, और ये जो इसका वर्टिकल कंपोनेंट है वो y1 है, या इसको डेल्टा x1 और डेल्टा y1 कह लें। जो सेकंड एलिमेंट है इसके लिए डेल्टा x1 और डेल्टा y2 आ जाएगा। थर्ड जो पाथ एलिमेंट है उसको अगर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करें तो हमारे पास डेल्टा x3 और डेल्टा y4 होगा। ये जो लास्ट पाथ एलिमेंट है इसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करें तो ये हमारे पास डेल्टा xn और डेल्टा yn के इक्वल होगा, ठीक है जी। तो अब हमने क्या किया, हमने इस पाथ के कंपोनेंट्स बना लिए, x हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स और y वर्टिकल कंपोनेंट्स। तो हम कहते हैं जो टोटल वर्क डन है WAB वो किसके इक्वल है, जो वर्क हो रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव करवाने के लिए और जो वर्क डन हो रहा है बाय ग्रेविटी वर्टिकल कंपोनेंट्स की डायरेक्शन में मूव करवाने के लिए। अब फर्स्ट जो हॉरिजॉन्टल स्टेप्स की अगर बात करें तो देखें हॉरिजॉन्टल जो हैं उनका जो एंगल बनेगा ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ उनका जो एंगल बनेगा वो क्या होगा। अब ये x की डायरेक्शन है यानी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स की, और ग्रेविटेशनल फोर्स जो है उसकी डायरेक्शन क्या है, वर्टिकली डाउनवर्ड, तो दोनों में एंगल कितना बनेगा 90। तो इसलिए जो WX होगा यानी x डायरेक्शन में जो वर्क डन होगा वो कितना होगा 0। तो फिर टोटल वर्क डन जो होगा WAB वो किस वजह से होगा, वर्टिकल स्टेप्स जो हैं उनकी वजह से।
तो डब्ल्यू वाई यानी वर्टिकल स्टेप्स की वजह से जो वर्क डन हो रहा है, तो हम कह देते हैं ये जितने भी एलिमेंट्स हैं सबके लिए जो इंडिविजुअली वर्क हो रहा है उन सबको ऐड कर देंगे तो वो टोटल वर्क डन के इक्वल होगा। तो डब्ल्यू वाई हम कह देते हैं एम जी डेल्टा वाई वन कॉस 180 प्लस एम जी डेल्टा वाई टू कॉस 180 एंड अप टू एम जी डेल्टा वाई एन कॉस 180 के इक्वल है। 180 एंगल इसलिए आ रहा है क्योंकि जो वाई कंपोनेंट्स हैं उनकी डायरेक्शन अपवर्ड है और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड है, तो एंगल 180 का बनेगा। अब cos 180 -1 के इक्वल होता है, तो इन सारे जितनी भी ये टर्म्स हैं सबके साथ नेगेटिव का साइन आ जाएगा। और यहाँ से देखें सारी टर्म्स में से -mg जो है वो कॉमन आ सकता है, तो डब्ल्यू वाई इज इक्वल टू -mg इंटू डेल्टा वाई वन प्लस डेल्टा वाई टू प्लस डेल्टा वाई थ्री एंड अप टू डेल्टा वाई एन के इक्वल आ जाएगा। तो अब ये देखें ब्रैकेट के अंदर जो टर्म्स हैं, जो सम है हमारे पास डेल्टा वाई वन प्लस डेल्टा वाई टू प्लस डेल्टा वाई एन, ये किसके इक्वल होगा? ये जितने भी वर्टिकल कंपोनेंट्स हैं इनका सम जो है वो हाइट के इक्वल होगा ना, जो बी की हाइट है, पॉइंट बी की हाइट है, यानी एच के इक्वल होगा। तो डेल्टा वाई वन प्लस डेल्टा वाई टू प्लस डेल्टा वाई एन की जगह हम एच पुट कर देते हैं, तो वाई डब्ल्यू वाई किसके इक्वल आ रहा है? -mg एच के इक्वल आ रहा है। तो थर्ड पाथ जो है यानी डायरेक्ट फ्रॉम ए टू बी, उसके लिए भी जो वर्क डन है वो किसके इक्वल आ रहा है? -mgh के, क्योंकि जो wx है वो तो ज़ीरो है, तो टोटल वर्क जब फाइंड करेंगे तो wa भी ज़ीरो -mgh के इक्वल आएगा, तो ये -mgh के इक्वल आ रहा है। तो इससे क्या प्रूव हुआ कि WADB हो या WACB हो या WAB हो, तीनों की वैल्यू सेम है, यानी पाथ चेंज करने से वर्क की वैल्यू बाय ग्रेविटी वो चेंज नहीं हो रही। अब हम लास्ट पे जो है वो वर्क डन इन ए क्लोज्ड पाथ फाइंड कर लेते हैं, और प्रूफ ये करना है हमने कि ये ज़ीरो के इक्वल होता है, या ये हमने देखना है कि क्या ये ज़ीरो के इक्वल होता है इन ग्रेविटी। क्लोज्ड पाथ मीन्स के बॉडी को जहाँ से स्टार्ट करवा रहे हैं मूव करवाना, बॉडी घूम के उसी पॉइंट पे आ जाए, ठीक है जी। तो ये क्लोज पाथ होगा, यानी ए से डी, डी से बी, बी से सी और सी से वापस ए पे आ जाए, या फिर ए से डी, डी से बी और बी से वापस ए पे आए, तो ये भी क्लोज पाथ होगा। तो हम क्लोज पाथ के लिए वर्क डन फाइंड करते हैं। हम कहते हैं लेट्स सपोज बॉडी जो है वो ए से स्टार्ट करती है डी तक, डी से बी, बी से सी और सी से वापस ए तक आ रही है, तो टोटल वर्क डन किसके इक्वल होगा? तो वर्क डन इन ए क्लोज पाथ, लेट्स सपोज वो पाथ जो है वो WADBCA है, तो इसे हम 4 सेगमेंट्स में जो है वो डिवाइड कर लेते हैं कि ये इक्वल है WAD प्लस WDB प्लस WBC प्लस WCA। अब ये वैल्यूज़ हमने पहले ही फाइंड कर चुके हैं हम। WAD जो है वो ज़ीरो के इक्वल है, WDB जो है वो -mgh के इक्वल है, WBC जो है वो भी ज़ीरो के इक्वल है। अब WCA जो है, यानी जब बॉडी को पॉइंट सी से ए तक लेके आया जा रहा है तो ग्रेविटी कितना वर्क करेगी? अब ये देखें कि सी से ए की तरफ आ रही है बॉडी, तो डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड है, डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड है और ग्रेविटेशनल फोर्स भी डाउनवर्ड है, तो एंगल कितना बनेगा? ज़ीरो बनेगा। तो इस केस में WCA के केस में mgh cos ज़ीरो आएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा -mgh प्लस cos ज़ीरो 1 के इक्वल होता है mgh, तो -mgh प्लस mgh, तो -mgh प्लस mgh से कट जाएगा, तो क्लोज पाथ में जो टोटल वर्क है वो ज़ीरो के इक्वल आ रहा है। हैंस वर्क डन अलोंग क्लोज पाथ इज़ ज़ीरो। तो इसका मतलब ये है कि ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वो कंजर्वेटिव फील्ड है, क्योंकि कंजर्वेटिव फील्ड की डेफिनेशन हम इस तरह से करते हैं कि ऐसी फील्ड जिसमें क्लोज्ड पाथ में जो वर्क हो रहा है वो ज़ीरो के इक्वल है, या वर्क जो है वो उसकी वैल्यू पाथ पे डिपेंड ना करे बल्कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे ही डिपेंड करे। तो आज हमने ये प्रूव किया है असल में कि जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो कंजर्वेटिव फील्ड है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। अल्लाह हाफिज़।